बच्चों, आपने आज तक कलिंग के युद्ध के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलिंग का युद्ध आखिर हुआ क्यों? इसका कारण क्या था? और कलिंग का जब युद्ध हुआ तो आपने ये तो बहुत अच्छे से सुना होगा कि सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध जीता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सम्राट अशोक ने वो युद्ध लड़ा किससे था, जीता किससे था? तो आइए आज मैं आपको कलिंग के युद्ध की संपूर्ण जानकारी देता हूं। सबसे पहले बच्चों, इस कहानी की शुरुआत हुई है मगध साम्राज्य से। आप जानते हैं कि भारत में पुराने समय में मगध साम्राज्य हुआ करता था। अगर हम मगध की बात करेंगे बच्चों, तो मगध कहते किसे हैं इसको भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, आज की तारीख में बिहार में पटना और गया का जो एरिया है, यानी कि पटना और गया दो बड़े शहर और बड़े जिले हैं बिहार में, तो इसके आसपास का जो पूरा क्षेत्र था ये मगध साम्राज्य का केंद्र हुआ करता था और इसके अंडर में भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आया करता था। आपको पता होगा कि मगध पर पुराने समय में नंद शासकों का राज चलता था। जब नंद शासकों का राज चलता था तो आपको पता होगा कि वहां पर एक घना नंद नाम का शासक था और उसने क्या किया था, उसने चाणक्य, जिनको हम विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उनका अपमान किया था। चाणक्य का जब, चूंकि चाणक्य एक ब्राह्मण थे और बुद्धि से बहुत ज्यादा तेज थे, आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में जो सबसे तेज बुद्धि वाले लोग हुए हैं उनमें से एक चाणक्य भी रहे हैं। तो चाणक्य का जब अपमान किया गया तो चाणक्य को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि उस जमाने में जो ब्राह्मण होते थे उनका बहुत ज्यादा सम्मान होता था। तो चाणक्य ने उसे तय किया कि चूंकि चाणक्य क्या थे, एक ब्राह्मण थे और घनानंद एक मजबूत शासक था और मगध साम्राज्य का राजा था, तो चाणक्य डायरेक्ट तो उससे बदला नहीं ले सकते थे, लेकिन चाणक्य ने यह डिसाइड किया कि वो किसी भी तरह से घनानंद को सबक सिखाएंगे। इसके बाद जब चाणक्य उसके राज्य को छोड़कर चले गए तो इन्हें एक बालक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य मिले। चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने शिक्षा दीक्षा दी, शस्त्र और शास्त्र की विद्या दी और एक बहुत ज्यादा प्रतापी राजा के रूप में तैयार किया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण किया और नंद शासकों को बुरी तरह से पराजित किया। उस जमाने में मगध साम्राज्य के अधीन एक और छोटा सा राज्य हुआ करता था जिसे हम कलिंग के नाम से जानते हैं। अगर बच्चों हम कलिंग की बात करेंगे तो कलिंग आखिर कहते किसे हैं, तो आप जानते होंगे कि आज की तारीख में भारत में जो उड़ीसा राज्य है और इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य का जो उत्तरी हिस्सा है, यानी कि नॉर्थ साइड वाला जो एरिया है ऊपर का, तो आंध्र प्रदेश का ऊपरी हिस्सा और जो उड़ीसा का हिस्सा है, इस पूरे इलाके को कलिंग कहा जाता था। कलिंग मगध साम्राज्य के अधीन था, लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासकों को पराजित किया तो उसी समय कलिंग एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया, यानी कि अब कलिंग मगध के अधीन नहीं रहा। मगध पर जब राज्य करने की बात आई तो नंद शासकों के बाद आपको पता है कि मौर्य शासक वहां पर शासन करने लगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे राजा बन गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने कोशिश की दोबारा से कलिंग को अपने कब्जे में लेने की, लेकिन चूंकि तब तक कलिंग एक मजबूत और शक्तिशाली राज्य बन चुका था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बेटे बिंदुसार की कोशिश करने के बावजूद भी कलिंग पर वो अपना कब्जा नहीं कर सके। इसके बाद जब बिंदुसार के बेटे सम्राट अशोक को पता चला कि मेरे जो पूर्वज थे, है ना, उन्होंने भी इसके लिए काफी ज्यादा कोशिश की, तो सम्राट अशोक ने यह तय किया। और आप जानते हैं कि उस जमाने में सम्राट अशोक का लगभग पूरे भारत पर कब्जा था। पूरा जो भारत था वो उनके अंडर में था। वो बहुत प्रतापी राजा माने गए हैं। तो सम्राट अशोक ने देखा कि जो कलिंग है ये एक ऐसा इलाका है जो कि हमारे अंडर में नहीं है और इसके अलावा पूरा का पूरा जो देश है उस पर हमारा अधिकार है। यह बात सोचकर सम्राट अशोक ने तय किया कि उन्हें कलिंग पर आक्रमण करना है। अगर हम सम्राट अशोक की बात करेंगे तो 269 बीसी में, यानी कि देखो नंदवंश के शासक थे 321 ईस्वी तक, 321 ईसा पूर्व तक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ईसा पूर्व यानी कि बीसी की, है ना, तो बहुत समय पहले की बात है। तो 321 बीसी तक नंदवंश का शासन था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्य करना वहां पे शुरू किया, अपना शासन शुरू कर दिया। और इसके बाद जब 269 बीसी की बात आई तो
सम्राट अशोक का राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक करने का मतलब है कि वो राजा बन गए। अब जब मगध के राजा बन गए तो उसके 8 साल के बाद यानी कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने क्या किया, कलिंग पर आक्रमण कर दिया। जब कलिंग पर आक्रमण किया तो उस समय कलिंग के राजा महापद्मनाभन, ये नाम था महापद्मनाभन, तो कलिंग के राजा ये थे। तो महापद्मनाभन और सम्राट अशोक के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए तो सम्राट अशोक ने जब इतने सारे मरे हुए लोगों को देखा तो इनका मन बहुत ज्यादा विचलित हो गया। इन्होंने उस दिन ये तय किया कि भविष्य में वो कभी भी इसके बाद कोई भी युद्ध नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं उनका मन राजपाट करने के बजाय शांति की तलाश में भटकने लगा। इसी के तहत सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि उनको लगता था कि शायद बौद्ध धर्म अपनाकर उन्हें शांति जल्दी मिल जाए। ऐसा करने के बाद उन्होंने आने वाले समय में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। अब अगर हम बात करेंगे कि कलिंग के युद्ध का जो वर्णन है वो अशोक के किस शिलालेख में है और हमें कैसे पता चला, तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में आता है। आपको कलिंग के युद्ध के बारे में ये जानकारी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की रोचक जानकारी और अमेजिंग फैक्ट के लिए आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर के साथ। जय हिंद बच्चों।